हे गाइस, गुड इवनिंग। मैं आपका दोस्त एनपी आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हमने पिछली क्लासेस में डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस किया और समझने का प्रयास किया कि किस तरीके से हम बाहर से न्यूट्रिशन मटेरियल जो खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, कैसे डिसाइड होता है कि वो कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन्स है या फैट्स है। तो हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में, इस पूरी एलिमेंट्री कैनाल में हमारा डाइजेशन होता है और किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है और प्रोटीन अमीनो एसिड में और फैट ग्लिसरॉल में। अब हमें देखना है कि हमारा यही फूड मटेरियल ग्लूकोज या ग्लिसरॉल या अमीनो एसिड किस तरीके से डाइजेस्ट होता है और किस तरीके से ब्लड इसे ले जाकर प्रत्येक सेल्स तक, वेसल्स के माध्यम से प्रत्येक सेल्स तक पहुंचाता है। कहने का मतलब है कि जो ब्लड है, आज हम ब्लड पढ़ने जा रहे हैं। ब्लड ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ट्रांसपोर्ट तो आप समझते ही होंगे, जैसे हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं ट्रक से, मालगाड़ी से या और छोटे वाहन से, तो इसी तरीके से ब्लड भी ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड में भी ऐसे ही परिवर्तन है कि कोई कम ले जाता है प्रोटीन, कोई ज़्यादा ले जाता है। जैसे कि हमने देखा कि जो हमारे आसपास पड़ोस में ट्रक होता है वो माल कुछ, ट्रैक्टर जो होता है वो कुछ और होता है, ट्रक जो उससे ज़्यादा ढोता है और मालगाड़ी उससे भी ज़्यादा ढोता है, लोडर उससे भी ज़्यादा ढोता है। तो कहने का तात्पर्य है इसी तरीके से ब्लड में भी यही सब होता है। और वो कौन कौन सा पार्ट है ब्लड का जो हमारे इन फूड्स मटेरियल, न्यूट्रिएंट्स मटेरियल को सेल्स तक ले जाते हैं और ऑक्सीजन को भी सेल्स तक ले जाते हैं। जब यही ग्लूकोज हमारे प्रत्येक सेल्स तक पहुंचता है तो उसमें उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया, सेल्स में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया इस ग्लूकोज जो हम फूड के माध्यम से लेते हैं और जो ऑक्सीजन जो हम एनवायरनमेंट से लेते हैं, वो क्रिया करके किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगी और किस तरीके से जल का भी निष्कासन करेगी। तो जब वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड के ही माध्यम से, वेसल्स से किस तरीके से हमारे लंग्स तक जाएगी और किस तरीके से हम अपने नेजल से अर्थात नोज से किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट करेंगे, तो एक्जेशन करेंगे। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि किस तरीके से ब्लड अपना बखूबी वर्क करता है ईमानदारी से, और क्या क्या किसको ले जाना है, सब में काम डिवाइड है। और इसलिए हम ब्लड को समझने का प्रयास करेंगे। ब्लड जैसा कि आप देख रहे होंगे, खून अर्थात जिसे हम खून रक्त कहते हैं। तो ब्लड में क्या होता है कि जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लड एक, ये भी एक संयोजी ऊतक होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। और ऊतक तो आपने डिस्कस किया ही था कि सेल्स से मिलकर, कई सेल्स जब मिलती हैं तो ऊतक का निर्माण होता है, अर्थात टिश्यू, जिसे हम टिश्यू बोलते हैं। जब कई सेल्स मिलकर टिश्यू बनते हैं तो टिश्यू लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं, और तो ये उसका एक टाइप है कनेक्टिव टिश्यू। जब हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे तो आपको टाइप ऑफ टिश्यू पता चलेंगे कि किस तरीके के टिश्यू होते हैं। उन्हीं में से एक कनेक्टिव टिश्यू है, अर्थात ये जॉइंट होता है, हर चीज़ को बांधे रखता है और एक लिक्विड फॉर्म में होता है। और ब्लड हम जैसा कि आप देखते हैं कि हमारे शरीर में जो ब्लड है वो ब्लड रेड होता है, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका कलर भिन्न भिन्न होता है, अर्थात किसी का ग्रीन होता है तो किसी के में नीला होता है। तो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग डिसाइड है ब्लड का कलर। हमारा ब्लड में हीमोग्लोबिन है, इसलिए हमारा रेड कलर है, और किसी में कॉपर पाया जाता है तो ब्लू कलर है।
तो ये अलग अलग पिगमेंट की रिप्रेजेंट के कारण ही ब्लड का कलर डिसाइड हो जाता है। तो हमारे जो हमारे बॉडी में ब्लड उपस्थित है वो तो रेड ही है, हम आप जानते हैं, और वो पानी से तो भारी होता है और बहुत चिपचिपा टाइप का होता है। कभी भी ब्लड हो और आप उसे जिस तरीके से लेंगे, थोड़ा इस तरीके से देखेंगे तो काफ़ी चिपचिपा नज़र आएगा। ज़्यादा नहीं होता लेकिन थोड़ा बहुत होता है। आप जब चेकअप करेंगे अर्थात प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको महसूस होगा। और ये ब्लड चिपचिपा होने के साथ साथ ये क्षारीय अवस्था में भी होता है। 7.4 इसका pH मान होता है, और आप जानते ही हैं कि 7 से ऊपर होता है तो क्षारीय अवस्था में होता है, और उससे नीचे होता है तो अम्लीय अवस्था में होता है। तो ये भी क्षारीय अवस्था में होता है। कभी कभी जब ब्लड उंगली में निकलता है, सडनली आप मुंह में देते हैं तो उसे नमकीन जैसा टेस्ट आता है, तो वो क्षारीय अवस्था के कारण ही आता है। चिपचिपा होता है, ये रुधिर लाल होता है और अपारदर्शी होता है, अर्थात इसके ट्रांसपेरेंट नहीं होता कि आप देख सकें, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें उपस्थित होती हैं। और अब ब्लड को हम समझने का प्रयास करेंगे कि ब्लड है क्या। और हमारी बॉडी में ब्लड 7 से 8% बॉडी वेट का होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जिस तरीके से हम यहाँ देखेंगे कि हमारी किसी व्यक्ति का भार 70 है, 70 kg और 70 kg है, और हमारी बॉडी का 7 से 8% होता है। तो इस तरीके से इसका यदि आप परसेंटेज निकालें तो ये 49 इस तरीके से लगभग 5 लीटर की समथिंग निकलेगा। तो मतलब हर व्यक्ति के बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 7 से 8% इसका बॉडी वेट होता है कि हमारी बॉडी में कितना प्रेजेंट होता है ब्लड। और इस तरीके से अब ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है। ब्लड ऐसा तो है नहीं, जैसे वाटर है, वाटर तो वाटर ही होता है, लेकिन वाटर में यदि हम कोई रंग घोल दें तो वो वाटर और रंग दो मिक्सअप कर गए। ऐसे ही चीज़ें हमारे ब्लड में होती हैं। ये बहुत सी चीज़ों से मिलकर ब्लड बना है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वाटर जैसा एक ही फॉर्म में हो, एक ही कलर हो। तो हमारा ब्लड जो है, ब्लड को यदि कहा जाए तो ब्लड में प्लाज्मा भी प्रेजेंट है और ब्लड कार्पस भी प्रेजेंट है। अब प्लाज्मा क्या है और ब्लड कार्पस क्या है, यहाँ हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या है प्लाज्मा और क्या है ब्लड। यदि कहा जाए तो यह प्लाज्मा हमारी बॉडी में 55 से 60% तक होता है ब्लड में। जैसे कोई ब्लड है, ये ब्लड का बूंद है, तो इसके अंदर जो होगा ब्लड, उसका सिर्फ 55% उसी में मिक्सअप होगा। जैसे दूध और पानी का मिक्सअप है, दूध और पानी मिला हुआ है, आपने 1 लीटर पानी डाला तो 4 लीटर दूध है। तो इस तरीके से हमारा प्लाज्मा और ब्लड कार्पस मिलके ही ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ हम प्लाज्मा 55 से 60% होता है ब्लड में, और कार्पस जो होते हैं वो होते हैं 40 से 45% के समथिंग, 40 से 45% के समथिंग। जैसा कि हम आप देख रहे हैं कि यदि ये 55-60 होगा, यदि 60 होगा तो इसका मतलब 40, तभी तो 100% होगा ब्लड, और ये 55 होगा तो ये 45। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो 55 से 60% और यहाँ 40 से 45% हमारा ब्लड कार्पस और प्लाज्मा मिलके और ब्लड का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ हम देखेंगे कि प्लाज्मा क्या है और ब्लड कार्पस क्या है। तो प्लाज्मा एक यदि हम आप देखते हैं कभी चोट लग जाती है तो हमारे ब्लड में थोड़ी देर निकलने के बाद थक्का टाइप का जम जाता है, और उस पर पीला एक पदार्थ निकलता है। उस पदार्थ को ही हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा अर्थात वह चीज़ है जो जिसमें 90% वाटर होता है।
90 से 91% तक वाटर होता है, मतलब पानी, और 10% में ये हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और प्रोटीन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और प्रोटीन प्रेजेंट होता है। कौन? ये 90% वाटर है, 90% वाटर है इसमें, और जो 10% शेष भाग है जिसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और प्रोटीन प्रेजेंट है, वो लगभग 10% है। 10% में ये मटेरियल प्रेजेंट है। अब ये मटेरियल ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, प्रोटीन के रूप में होते हैं। यही वो मटेरियल जो हमारी बॉडी में डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और इस तरीके से अब ब्लड कार्पल्स को समझते हैं। ब्लड कार्पल्स जो है भी 3 टाइप्स में डिवाइड होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कार्पल्स, और प्लेटलेट्स होता है ब्लड प्लेटलेट्स, जो हमारा थक्का जमाने का काम करते हैं। हम आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और इस तरीके से प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। अब हमने आरबीसी क्या है, रेड ब्लड कार्पल्स क्या है, ये भी गोल हमारे ब्लड में ही है। ऐसी संरचना है जो हमें नग्न आँखों से नहीं दिखाई देती है। एक हिसाब से कहा जाए, मतलब सही मायने में, कि जिस तरीके से हमारी सेल्स होती हैं बॉडी की, ऐसे ही आरबीसी एक सेल्स के रूप में, कार्पल्स हैं, सेल्स नहीं हैं, लेकिन वो सेल्स की तरह ही होती हैं, छोटी गोल होती हैं और चपटी भी होती हैं, और इसे कहा जाए तो बाइकॉनकेव या उभयतल भी होती हैं। तो ये जो हमारी संरचना है इसे आरबीसी कहते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसमें आयरन प्रेजेंट होता है, और यही आयरन जो हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है, हीमोवर्णक होता है, जो हमारे ब्लड में आयरन, हम जो बाहर से आयरन खाते हैं, पालक आलक, और हमें जो सब्जियों से आयरन मिलता है, वो उससे हीमोग्लोबिन से, हीमोवर्णक से मिलके हीमोग्लोबिन नामक वो पिगमेंट बनाता है, जो हमारे ब्लड को रेड कर देता है, अर्थात पूरे ब्लड में रेड कलर रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। और जो ब्लड आरबीसी है रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसमें जो जैसा कि बताया कि ये इसकी संरचना गोल होती है, चपटी होती है, और इस तरीके से बाइकॉनकेव होती है, लेकिन ये जो संरचना है इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये क्वेश्चन कंपटीशन में बनते हैं कि वह किसकी आरबीसी है, अर्थात किस एनिमल में की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, अर्थात न्यूक्लियस पाया जाता है। तो वो सिर्फ 2 ही हैं जो अपवाद स्वरूप हैं, नहीं तो किसी की भी एनिमल की में आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो इस तरीके से कहा जाए तो यह आरबीसी एक ऊँट का और लामा 2 ऐसे अपवाद स्वरूप हैं जिनकी आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये उदाहरण है। और आरबीसी का निर्माण कैसे होता है, जैसे कि आयरन हुआ, और हम लोग जो विटामिन्स खाते हैं, B6, B12, फॉलिक एसिड हुआ, ये हमारी बॉडी में आरबीसी का निर्माण करते हैं। और ये हमारी जो बोन्स मैरो है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था जब स्केलेटल सिस्टम डिस्कस कर रहे थे, तब बताया था कि जो बोन मैरो होता है वहाँ आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, वहीं डब्ल्यूबीसी का भी फॉर्मेशन होता है और प्लेटलेट्स का भी फॉर्मेशन होता है। वो फॉर्मेशन तब हुआ जब उसमें ये हमारे आयरन हुआ और B6
हमारी विटामिन्स हुआ जो हमने पढ़े थे, विटामिन B6, B12 और फॉलिक एसिड्स, ये जो होते हैं उसका निर्माण करते हैं। और ये बोन मैरो में हमारी एडल्ट स्टेज में ही इसका फॉर्मेशन होता है आरबीसी का। लेकिन यदि अभी यही फॉर्मेशन जब हम भ्रूण अवस्था में होता है तो स्प्लीन में और लेबर में होता है। लेकिन यदि कहा जाए कि इस आरबीसी का हर एक कार्यकाल भी 120 दिन का होता है, और इससे भी क्वेश्चन बनते हैं कि आरबीसी का कार्यकाल कितना होता है, तो 120 दिन होता है। और इस तरीके से हमने बताया कि आरबीसी का कार्यकाल जो होता है 120 दिन का होता है। इसके बाद वो फिर डेड हो जाती हैं और फिर नई बोन मैरो में नई सेल्स बनती हैं। इस तरीके से कंटिन्यू बनती रहती हैं, जोड़ते रहते हैं। तो ये आरबीसी का जो कहाँ डेथ होती है तो स्प्लीन में होती है। स्प्लीन जो प्लीहा बोलते हैं हिंदी में, इनकी एक निश्चित संख्या होती है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। जैसे कि एक यूनिट में कहा जाए तो उनकी एक निश्चित यूनिट होती है जिसमें 45 से 50 लाख आरबीसी प्रेजेंट होती है। और यदि याद करने का तरीका है कि आरबीसी जो है उनकी शेयर अभी 45 से 50 लाख है, क्योंकि ये ज़्यादा वर्क करती हैं। अभी देखना, अभी आगे समझ में आ जाएगा। इनका काम क्या है, आरबीसी जो करती है इसमें जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ये हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर अर्थात ऑक्सीहोमोग्लोबिन नामक पिगमेंट बनाकर जाके और बेसेस के माध्यम से प्रत्येक सेल्स के टिश्यू तक पहुंचती हैं। तो टिश्यू में जो लिक्विड फॉर्म होता है वहाँ किस तरीके से अपनी इस गैस को ऑक्सीजन को दे देते हैं उधर, और उधर से जो सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है उसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर ले आते हैं। अर्थात हमारे जो ये आरबीसी है अर्थात इसका वर्क है ट्रांसपोर्ट करना, और ये सबसे ज़्यादा वर्कलोड करता है। सबसे ज़्यादा वर्कलोड का मतलब, तो आरबीसी के बारे में हम समझ चुके हैं। और तरीके से अब हम डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ये ग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स में डिवाइड होती हैं। ग्रेनुलोसाइट्स मतलब हिंदी में कड़कामय कह सकते हैं, और ग्रेनुलोसाइट को हम हिंदी में कड़कामय बोल सकते हैं। कड़कामय का मतलब है कि इसमें जो भी इसका लिक्विड होगा वो कण के रूप में होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, अर्थात जो साइटोप्लाज्म टाइप का होता है। तो इसे भी जो डब्ल्यूबीसी है इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया, ग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट, कणकामय या अकणकामय। और इसको ग्रेनुलोसाइट को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। और इस तरीके से ग्रेनुलोसाइट्स को भी डिवाइड किया गया है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ये इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स ये तीनों, और ये ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट यदि आपस में कहा जाए तो इनका कुछ परसेंटेज है, जो ये परसेंटेज है और ये परसेंटेज है। इसमें न्यूट्रोफिल्स का परसेंटेज 50 से 70% है जो डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन करता है, और 1 से 2% इसका है इओसिनोफिल्स का, और बेसोफिल्स का 0.9% की समथिंग है। इस तरीके से लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स भी होती हैं। इसमें मोनोसाइट्स से क्वेश्चन बनते हैं कि इसमें जो ये हमारी डब्ल्यूबीसी जो है वाइट ब्लड कॉर्पस, इनमें जो भी इनकी संरचना है जैसे कि ये भी आरबीसी की तरह गोल चपटे होते हैं, लेकिन इनमें केंद्रक प्रेजेंट होता है। और इनमें केंद्रक प्रेजेंट होता है इस डब्ल्यूबीसी में। सब में इनका लिक्विड जो साइटोप्लाज्म टाइप का होता है सेल्स में, वो कणकामय होता है, इनका विदाउट कणकामय होता है। और इनके जो न्यूक्लियस होते हैं भिन्न भिन्न टाइप के होते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मोनोसाइट्स है, जो इनकी सबसे बड़ी सेल्स होती है मोनोसाइट्स। और ये मोनोसाइट्स जो है
हमारी बॉडी इन WBC का काम वैसे कहा जाए तो हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया हुआ या कोई बाहर से कोई भी अन्य चीज़ आती है, जैसे कि हमारा ब्लड बी है या सामने वाले का O है, या हमने उसको दे दिया तो ये हमें बता देगा WBC कि कोई बाहर से कोई दूसरा दुश्मन आया है। तो कहने का मतलब है ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। और इस तरीके से मोनोसाइट्स भी प्रोटेक्ट करती है। मोनोसाइट्स पे मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि ये अभी मैं किसी दिन बताऊँगा कि किस तरीके से कैंसर होता है बॉडी में, और बॉडी में ये कैंसर में मोनोसाइट की क्या भूमिका है। इसलिए यहाँ मोनोसाइट्स को समझने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि मोनोसाइट्स ये मोनोसाइट्स हमारी बॉडी में ब्लड में मिक्स होते हैं तो ये पूरी बॉडी में भ्रमण करते रहते हैं, और जो भी फूड मटेरियल में बैक्टीरिया या कोई भी बैक्टीरिया आता है तो उसका भक्षण करते रहते हैं। इस तरीके से हम डिस्कस करेंगे किसी दिन किस तरीके से कैंसर का फॉर्मेशन होता है, और कैंसर से जो सेल्स होती हैं उसमें जो भिन्न प्रकार की प्रोटीन होती है उसको मोनोसाइट कैसे मार के अलग अलग तोड़ता है, और टी सेल्स जो हमारी इसमें पाई जाती हैं, टी सेल्स और बी सेल्स, वो किस तरीके से इनको ख़त्म करने का प्रयास करता है। इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल WBC की संख्या 9 से 10,000 होती है। और इस तरीके से अब हम प्लेटलेट्स के बारे में बात करें तो प्लेटलेट्स भी हमारी बॉडी में एक अहम भूमिका निभाते हैं, और ये हमारी बॉडी में रक्त का थक्का जमने में सहायक होते हैं। इसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। और ब्लड्स के बारे में इतना ही। और जैसा कि मैंने बताया कि WBC हमारे ब्लड में प्रोटेक्ट करता है। जो भी कीटाणु आते हैं खाने में, जो भी बैक्टीरिया आते हैं उनको नष्ट करने का वर्क करता है। RBC में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है को ऑक्सीजन को ले जाकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में और सेल्स तक पहुंचाता है वेसल्स के माध्यम से, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में आकर फिर रिलीज कर देता है, अर्थात लंग्स तक फिर से पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज कर देते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हमारी बॉडी में हम एनवायरनमेंट से 21% ऑक्सीजन लेते हैं और 17% जब हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। एनवायरनमेंट से 0.3% के समथिंग हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और वो भी जब रिलीज करते हैं अपने कार्बन डाइऑक्साइड भर नहीं, हम गैस रिलीज करते हैं उसमें ऑक्सीजन भी मिक्सअप होती है, वो भी 17% के समथिंग हो जाती है। 21% एनवायरनमेंट से लेते हैं, इनहेल करते हैं, और एक्सहेल करते हैं हम 17%, और 4% हम कार्बन डाइऑक्साइड। वो 4% 0.03 से कैसे 4% हो जाती है, ये हम देखेंगे कि प्रत्येक सेल्स, बॉडी की प्रत्येक सेल्स तक हमारी फूड मटेरियल का ग्लूकोज प्रत्येक सेल्स की माइटोकॉन्ड्रिया तक जाता है, और प्रत्येक सेल्स तक हमारी ऑक्सीजन पहुंचती है, और इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो हमने आज ब्लड को समझने का प्रयास किया कि ब्लड इसलिए हमने डिस्कस किया है क्योंकि हमने पिछली क्लासेस में डाइजेशन को पढ़ा था, और डाइजेशन में हमने देखा था कि किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट टूटता है और किस तरीके से फैट और प्रोटीन टूटता है, और जब फूड मटेरियल हमारे एरोलाई में पहुंच जाते हैं तो किस तरीके से हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा। और इस तरीके से हम देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे रेस्पिरेशन में कि जो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आती है वो वेसल्स में जो उसकी दीवार में होती है, उस दीवार में किस तरीके से वेसल्स जो लगी होती हैं, ब्लड वेसल्स किस तरीके से ऑक्सीजन ऑब्जर्व करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। इन सब के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे।
तरीके से ब्लड का वर्क हम जानते हैं कि ये ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्ट करती है, जो फूड मटेरियल हम लेते हैं या जो एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, उनका भी हमारी बॉडी में पहुंचाते हैं। क्या है एंजाइम्स, हार्मोन्स, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और किस रोगों से हमारी रक्षा भी करते हैं, जैसे कि WBC का काम है प्रोटेक्ट करना, कि कोई भी बैक्टीरिया आता है या कोई भी पदार्थ आता है जो हमारी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है, तो उसको उससे रक्षा करने का काम WBC का है। तो और मैं आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।